एक पराठा ले लो ना, ससुराल में थोड़ी ही न बैठे हो। अच्छा भाग्यवान, लाओ दे दो। अच्छा ये सिमर कहाँ है? सो रही है महारानी। अभी तक सो रही है? उसे बोलो कि उठ जाए, वरना नाश्ते की बजाय दोपहर का खाना मिलेगा सीधा। ये कहानी है रोहित और उसके परिवार की। रोहित बहुत ही संस्कारी और मेहनती लड़का था और फिर नाश्ता करने के बाद चलो भाई, बहुत हो गया नाश्ता। पता नहीं आज मशीन चलेगी भी या नहीं। पापा, मैं भी चलूं आपके साथ? अरे तू क्या करेगा वहाँ दुकान पे? सिलाई सीखूंगा आपसे। लो जी, सुनती हो, हम सोच रहे हैं कि हमारा बेटा इंजीनियर या डॉक्टर बनेगा और इसे देखो, इसे भी मेरी तरह दर्जी बनना है। हाँ तो दर्जी बनने में क्या बुराई है पापा? नहीं पगले, तू जम के पढ़ाई कर और बड़ा होकर डॉक्टर इंजीनियर बन। दर्जी बन के तो तू मेरी तरह ही गरीब रह जाएगा, बढ़िया पैसे कमाएगा तो सिमर की शादी करना भी तो आसान हो जाएगा। दोनों मिलकर अच्छा दहेज भी दे पाएंगे उसे और उसकी शादी किसी अच्छे घर में हो पाएगी, समझा? देखो माँ, मेरी नींद भी नहीं खुली और ये दोनों मुझे घर से निकालने की बातें कर रहे हैं। घर से निकालने की नहीं, तुझे तेरे ससुराल भेजने की बात कर रहे हैं। मैं तेरे भाई को समझा रहा हूँ कि वो अच्छे से पैसे कमाए, तभी तो हमारी कल्लो की शादी हो पाएगी। देखो माँ, मुझे पापा फिर कल्लो कह रहे हैं। खुद तो काले हैं और मुझे कल्लो कल्लो कहते हैं। और आप सुन लो भैया, आपको मेरे लिए पैसे कमाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने लिए पैसे मैं खुद कमाऊंगी। अच्छा, और वो कैसे? मैंने सोच लिया है, मैं अपना ब्यूटी पार्लर खोलूंगी और खूब पैसे कमाऊंगी। हमने तो सोचा था कि बिटिया पढ़ लिख कर कुछ बड़ा करेगी, पर ये भी अपने भाई की तरह निकली। ऐसे क्यों बोल रहे हो पापा? पता है कितना पैसा कमाती है पार्लर वाली आजकल? हाँ, बस करवा चौथ के दिन, बाकी दिन तो बस खुद का ही मेकअप करती रहती है। श्याम सुंदर की बात सुनकर इस बार सरला भी हंस पड़ी। फिर रोहित की जिद करने पर श्याम सुंदर उसे भी अपने साथ अपनी दुकान ले गए। उस दिन रोहित ने पहली बार अपने पापा की दुकान पर नाप लेने से लेकर कपड़े की कटाई और फिर सिलाई होते हुए देखी। बड़ी मेहनत के बाद शाम को श्याम सुंदर ने एक लहंगा तैयार कर दिया। और फिर बता, कैसा लग रहा है? बहुत ही सुंदर है पापा। तूने देखा ना कैसे मैंने पूरा दिन मेहनत करके ये लहंगा तैयार किया, और मुझे क्या मिलेगा? लागत हटा दो तो ले दे के कुछ 1000 रुपए, और डॉक्टर लोग तो एक मरीज को देखने के लिए इतने पैसे ले लेते हैं। कुछ समझा? हाँ पापा, समझ गया। अच्छा पापा, जब तक मेरी छुट्टियाँ हैं, मैं आपके साथ दुकान पर रोज आ सकता हूँ? हाँ, पर सिर्फ छुट्टियों तक, उसके बाद नहीं। उस दिन रोहित बहुत खुश था। ऐसे ही हंसी खुशी वक्त बीत रहा था, पर गरीब श्याम सुंदर के दिल पर गरीबी का बोझ था। वो चाहते थे कि उनके दोनों बच्चे अच्छे कॉलेज से पढ़कर कुछ अच्छी नौकरी करें, पर उनके पास इन सब के लिए पैसे नहीं थे। ऊपर से सिमर का रंग सांवला था। उसकी शादी की चिंता भी उन्हें खाई जा रही थी। और एक दिन उनके दिल ने जवाब दे दिया और अपने आखिरी वक्त में उन्होंने रोहित का हाथ पकड़कर उससे कहा, बेटा, अब मुझे जाना होगा रोहित। अब से सारे घर की जिम्मेदारी तुझ पर है बेटा। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे डॉक्टर नहीं बना सका, पर तुझे एक अच्छा इंसान बनना होगा। हमेशा याद रखना, ऊपर वाला भी उसकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। फिर रोहित की गोद में ही उसके पापा ने दम तोड़ दिया। हंसता खेलता परिवार आंसुओं के सैलाब में डूब गया। धीरे धीरे परिवार की सारी जमा पूंजी खर्च हो गई। और फिर जैसा श्याम सुंदर ने कहा था, रोहित ने पूरे घर की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। वो अपने पापा की दुकान में गया और वहीं बैठने लगा। शुरू में तो उसके पास कोई कपड़ा सिलवाने नहीं आता था,
पर पापा की सीख को याद करते हुए और पूरी मेहनत और लगन से उसने अच्छे कपड़े सिलने सीख लिए और गुजारे लायक पैसे कमाने लगा। फिर एक शाम, लो माँ, ये 1000 रुपए सब्जी राशन वगैरह ले आना। हे ऊपर वाले, ये तूने क्या किया? कितनी छोटी उम्र में मेरे लाल के कंधों पर तूने इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। ऊपर वाले को मत कोसो माँ, चलो अब खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। और ये सिमर कहाँ है? वो भी बस पार्लर से आती ही होगी। क्या वो पार्लर में लग गई क्या? हाँ, कह रही थी भैया का हाथ बटाऊंगी। पता है, उसने मेकअप का पूरा काम सीख लिया है। बता रही थी कि उसे पूरे 5000 रुपए महीने के मिलेंगे। नहीं माँ, उससे कहो कि वो पढ़ाई करे। मैं हूँ पैसे कमाने के लिए। मैं डॉक्टर नहीं बन सका तो क्या हुआ, वो तो कम से कम अपनी पढ़ाई करे। रोहित वाकई बड़ा हो गया था। फिर अगले दिन जब रोहित अपनी दुकान पर बैठा था, तभी उसके पास एक बूढ़ी औरत आई। बेटा, तुमसे एक काम था। जी बताइए अम्मा। तुम लहंगे सिलते हो क्या? हाँ अम्मा, सिलते हैं, पर लहंगा किसके लिए सिलवाना है? और आप कपड़ा लाई तो है ना? यही तो दिक्कत है बेटा। ये मेरी पोती है। परसों इसके स्कूल में कोई फंक्शन है, उसमें इसे राधा बनना है। इसकी मैडम ने कहा है कि लहंगा चोली पहन कर आना है, पर मेरे पास ना तो अभी कपड़ा खरीदने के पैसे हैं और ना ही तुम्हारी सिलाई देने के। अच्छा, पर दादी कपड़ा तो चाहिए ही होगा ना? बेटा देख लो, बची कुची कतरनों को जोड़ कर ही बस एक काम चलाऊ सा लहंगा बना दो ना। मेरी पेंशन आएगी ना 1 तारीख को, तो मैं तुम्हें सिलाई के पैसे दे जाऊंगी आकर। ये गुड़िया तो मेरी बहन जैसी है, मैं इसके लिए लहंगा जरूर सिलूंगा। और आपके पास जब पैसे हो आप तब दे देना, ठीक है? रोहित की अच्छाई ने बुढ़िया के चेहरे पर मुस्कान ला दी। उनके जाने के बाद रोहित ने अपने कट पीस के ढेर में से अच्छे और चमकीले कपड़े निकालने शुरू कर दिए और लहंगा बनाना शुरू कर दिया। उसके पास वक्त कम था और काम ज्यादा था। फिर अगले दिन, कैसे हो बेटा? आइए दादी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। लीजिए, आपकी पोती का लहंगा बनकर तैयार है। अरे पर गुड़िया है कहाँ? वो नहीं आई, वो खाना बना रही है। तुम मुझे दिखाओ कैसा बना है। लो ये देखो अम्मा, बहुत मेहनत की है मैंने। बताओ ये कैसा बना है? अरे वाह, ये तो बड़ा ही सुंदर बना दिया तुमने बेटा। हजारों का लहंगा लग रहा है। तेरी बहन खुश हो जाएगी। सच में कमाल कर दिया तुमने तो। जब गुड़िया को बहन मान ही लिया तो खराब लहंगा कैसे बनाता, बताओ अम्मा। ये बात भी सही है। अच्छा सुनो, इसके पैसे तो मैं 1 तारीख को ही दूंगी, लेकिन बेटा तुम ये रख लो। ये क्या है दादी? आज मुझे मंदिर के बाहर ये कपड़ा दान में मिला था। एक अमीर औरत सबको कपड़ा बांट रही थी। शायद कोई मन्नत पूरी हुई थी उसकी। अब गुड़िया का तो लहंगा बन गया, तो ये कपड़ा मेरे किसी काम का नहीं, तो इसे तुम रख लो। नहीं दादी, ये तो महंगा कपड़ा लग रहा है, इसे आप ही रखो। मैं क्या करूँगा इसका तो। तुमने मुझे दादी बोला है ना, तो इससे अपनी बहन के लिए कुछ अच्छा सा बना लेना। वो भी तो मेरी पोती हुई ना, कहना उसकी दादी की तरफ से तोहफा है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे सिलाई के पैसे नहीं दोगी, ठीक है ना? जो कपड़ा बुढ़िया रोहित को देकर गई थी, वो वाकई बहुत अच्छा था। रोहित सोचने लगा कि वो उस कपड़े से क्या बनाए, और फिर उसने अपनी कैंची और फीता उठाया और काम पर लग गया। पूरे 2 दिन की मेहनत के बाद उसने बहुत ही प्यारा लहंगा बनाकर तैयार कर दिया। फिर उसी शाम, सिमर कहाँ है तू? हाँ भैया, यही हूँ, बताओ। ये देख, मैंने तेरे लिए लहंगा सिला है, जा जल्दी से पहन कर आ तो। अरे वाह, देखो ना माँ, भैया ने कितना प्यारा लहंगा
सिला है मेरे लिए। अरे वाह, कसम से इसे पहनकर तो तू पूरी परी लगेगी सिमर। पर रोहित, तू इतना महंगा कपड़ा लाया कहाँ से? सब बताऊंगा माँ, पर पहले सिमर जल्दी जाना। थोड़ी देर के बाद कमरे के अंदर से सिमर के जोर से चीखने की आवाज आई। उसकी चीख सुनकर रोहित और सरला उसके कमरे की तरफ भागे। उन्होंने देखा कि उस लहंगे को पहने खड़ी सिमर वाकई परी लग रही थी। कमाल की बात ये थी कि उस लहंगे को पहनते ही वो एकदम गोरी और बला की खूबसूरत हो गई थी। अगले ही पल रोहित और सरला गुड़िया को ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद ना तो गुड़िया का पता चला और ना ही उनकी पोती का। हो न हो वो कोई जादूगरनी ही थी। हाँ माँ, मुझे भी यही लगता है, पर अब क्या करें? उन दादी को कहाँ ढूंढे? चल कोई बात नहीं, वो देख राधा श्याम का मंदिर। चल दर्शन करके ऊपर वाले का धन्यवाद करते हैं। फिर जैसे ही रोहित और सरला मंदिर के अंदर गए तो रोहित जोर से चिल्लाया, वो राधा जी, उनका ये लहंगा तो मैंने सिला था। वो उस गुड़िया के लिए था। हाँ, ये मैंने सिला था। और उन अम्मा को। इतना कहकर रोहित चुप हो गया। सरला और रोहित दोनों की आंखों में श्रद्धा के आंसू और चेहरे पर संतोष भरी मुस्कान थी। और घर पर बैठी सिमर अपने उस जादुई लहंगे को निहारे जा रही। काली सांवली नंदिनी नदी के किनारे बैठी रो रही थी। हे ऊपर वाले, क्यों मेरा रंग इतना काला है? क्या काले रंग वालों का इस संसार में कोई वजूद नहीं है? हर कोई मुझसे नफरत करने लगा है मेरे काले रंग की वजह से। ऐसे दुख भरे जीवन से तो अच्छा है कि मैं इस नदी में कूदकर अपनी जान दे दूं। नंदिनी के जीवन में ऐसे कौन से दुख हैं कि वो अपनी जान देने की बात कर रही है? क्या नंदिनी सच में नदी में कूदकर अपनी जान दे देगी? अब ये तो आगे पता चल पाएगा। उससे पहले हम चलते हैं नंदिनी की जिंदगी के पिछले मोड़ पर। शेखरपुर गांव में नंदिनी नाम की एक काली सांवली लड़की अपने गरीब माता पिता रोशन और मंजू के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। काले रंग की वजह से अब तक नंदिनी की शादी नहीं हो रही थी। रिश्ते तो उसे कई आए, पर हर किसी ने उसके रंग को देखकर नंदिनी से रिश्ता करने से मना कर दिया। एक दिन नंदिनी को किसी गांव के एक लड़के का रिश्ता आता है, पर काले रंग की वजह से वो रिश्ता भी होते होते रह जाता है। पता नहीं क्या लिखा है नंदिनी तुम्हारी किस्मत में। ये वाला रिश्ता भी हमेशा की तरह ना कह के चला गया। 25 साल की उम्र होने के बाद भी नंदिनी अब तक हम पर बोझ बनकर बैठी है। पता नहीं कब इसकी शादी होगी। पिताजी, मेरा रंग काला है तो इसमें मेरी क्या गलती है? आप क्यों बार बार यही बात कहते हो? नंदिनी, तेरी उम्र की लड़कियां 2-3 बच्चों की माँ बन चुकी है और एक तू है, जवानी की उम्र चली जा रही है और अब तक तू हम पर बोझ बनकर बैठी है। एक तो हमारी गरीबी हद से ज्यादा, ऊपर से तेरी शादी की चिंता। लोगों के ताने सुन सुनकर तंग आ चुका हूँ मैं तो। इतना कहकर रोशन अपने काम पर चला जाता है। रोशन उसी गांव में दूसरे के खेतों में मजदूरी करता था। रोशन बहुत गरीब था। रोज की तरह अपने पिता की जली कटी बातें सुनकर नंदिनी खूब रोने लगती है। तभी नंदिनी की बचपन की 3 सहेलियां तानिया, वर्षा, सोनाक्षी नंदिनी के घर आती हैं। ये तीनों बहुत ही गोरी खूबसूरत थीं। क्या हुआ नंदिनी? कुछ नहीं तानिया, माँ मैं अपनी सहेलियों के साथ बाहर जा रही हूँ। चारों मिलकर एक पार्क में आ जाती हैं। बहनों, मेरी ना शादी तय हो चुकी है। तुम्हें पता है, लड़का शहर में सबसे बड़ी कंपनी में नौकरी करता है। क्या तेरी भी शादी तय हो गई? अरे मेरी भी शादी शहर के एक अमीर लड़के के साथ तय हो गई है। अरे ये तो कमाल ही हो गया, मेरी भी शादी तय हो चुकी है। और यही बात बताने के लिए मैं तुम सबको यहाँ पर ले आई। पर देखो, यहाँ तो मुझे ही सरप्राइज पर सरप्राइज मिल रही है। एक दूसरे की शादी की खबर सुनकर तीनों बहुत खुश हो जाती हैं। अरे नंदिनी, तेरा भी रिश्ता तय हो गया है क्या कहीं? ये सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ नंदिनी, तू रो क्यों रही है?
क्या इस संसार में काले रंग वालों का कोई वजूद नहीं है? क्या काले रंग वाले लोग इंसान नहीं होते? मैं तुम तीनों से उम्र में बड़ी हूँ, पर मेरे काले रंग की वजह से कोई भी मुझसे शादी नहीं कर रहा। इतने रिश्ते आए मेरे लिए, लेकिन हर किसी ने मेरे काले रंग को देखकर मुझसे रिश्ता करने के लिए मना कर दिया। मेरे माता पिता मुझे बोझ समझने लगे हैं। क्या मुझे तुम्हारी तरह खुश रहने का अधिकार नहीं है? क्या मेरा काला रंग है तो मेरी शादी कभी नहीं होगी? मेरे भी अरमान है कि मेरी शादी हो। मैं भी अपने जीवन में खुश रहना चाहती हूँ। रिश्तों की नाम सुनकर परेशान हो चुकी हूँ। मेरा मन तो कर रहा है कि मैं अपने इस जीवन को हमेशा के लिए खत्म कर डालूं। नंदिनी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। हमारी सहेली के जीवन में कितने दुख हैं, बेचारी कितनी परेशान है। सोनाक्षी, कहीं नंदिनी टेंशन में कुछ नुकसान न पहुंचा ले अपने आप को। तभी तीनों दौड़ते हुए नंदिनी के घर आती है, पर नंदिनी वहाँ पर नहीं थी। तभी वो तीनों नंदिनी को ढूंढते ढूंढते गांव की नदी के पास आती है, जहाँ नंदिनी जैसे ही नदी में कूदने वाली होती है कि तभी वो तीनों उसे पकड़ लेती है और वो सभी नंदिनी को घर ले आती है। पागल हो गई है क्या नंदिनी? ऐसे कोई अपनी जान देता है क्या? नंदिनी, तू चिंता मत कर, अब हम तीनों सहेलियाँ तेरी शादी करवाएंगी। हमारी शादी से पहले ही तेरी शादी होगी। सोनाक्षी, वर्षा, चलो हम नंदिनी के लिए अच्छा सा रिश्ता तलाश करते हैं। उसके बाद तीनों मिलकर नंदिनी के लिए एक लड़का देखने लगती है। देखते ही देखते कुछ दिन बीत जाते हैं। तभी सोनाक्षी, वर्षा, तान्या नंदिनी के लिए उसी गांव में एक वरुण नाम के लड़के को देखती है और वरुण के परिवार वालों को नंदिनी के बारे में बताती है। अच्छा, हाँ, वैसे वो नंदिनी गोरी तो है ना? हाँ, हमारी सहेली नंदिनी बहुत गोरी और खूबसूरत है। चलो अच्छा है, हम आज शाम पायल को देखने उसके घर चलते हैं। अगर लड़की अच्छी रही तो वरुण और नंदिनी की चट मंगनी पट बिया करवा देंगे। ये सुनकर सोनाक्षी, वर्षा, तान्या सभी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर वो सभी वहाँ से नंदिनी के घर आती हैं और नंदिनी के माता पिता को सारी बात बता देती हैं। अरे सोनाक्षी बेटा, तुमने झूठ क्यों कहा उनसे कि नंदिनी का रंग गोरा है? अब जब वो शाम को नंदिनी को देखने आएंगे तो नंदिनी का काला रंग देखकर वो रिश्ता तोड़कर ही चले जाएंगे। चाची जी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। हमने वरुण जी को नंदिनी के काले रंग के बारे में सारी बातें बता दी है। वरुण जी को नंदिनी के रंग से कोई आपत्ति नहीं है। बस उन्होंने कहा कि हम नंदिनी का ऐसा मेकअप करें कि नंदिनी उसके माता पिता के सामने गोरी दिखे। बस एक बार शादी हो गई तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद तीनों नंदिनी को अपने हाथों से मेकअप करने लगती हैं। उसे महंगी महंगी क्रीम लगाती हैं और शाम तक तीनों नंदिनी का अच्छा सा मेकअप कर लेती हैं। फिर नंदिनी का रंग गोरा दिखने लगता है। अब मेकअप की आड़ में नंदिनी का काला रंग तो छुप चुका था। शाम के समय वरुण अपने माता पिता के साथ नंदिनी के घर आता है। नंदिनी का गोरा रंग देखकर वरुण के माता पिता शादी के लिए हाँ कर देते हैं और फिर 2 ही दिन बाद वरुण और नंदिनी की शादी हो जाती है। सोनाक्षी, वर्षा, तान्या शादी के दिन भी नंदिनी का ऐसा ही मेकअप करती है जिसमें नंदिनी गोरी दिखाई दे रही थी और वो मेकअप 4 से 5 दिन तक चेहरे पर बना रहता है। नंदिनी अपने ससुराल में एक बहू बनकर अपनी सारी जिम्मेदारी बड़े अच्छे से निभाने लगती है। घर के सारे काम करने लगती है। 4 दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। एक दिन रात में नंदिनी वरुण के साथ अपने कमरे में थी। वरुण, मुझे लगता है अब हमें माँ जी और ससुर जी को मेरे काले रंग के बारे में बता देना चाहिए। नहीं नंदिनी, माँ बहुत गुस्सा हो जाएंगी। वो तुम्हें घर से निकाल देंगी। नहीं वरुण, ये राज मैं और नहीं छुपा सकती। मैं कल सुबह ही माँ जी को सारी सच्चाई बता दूंगी। फिर चाहे जो हो, मुझे मंजूर है। अगले दिन सुबह सवेरे नंदिनी अपने असली रूप में कमरे से बाहर आती है। तभी नंदिनी का काला रंग देखकर सुमित्रा और अखिलेश के होश उड़ जाते हैं। अरे नंदिनी बहू, तेरा रंग इतना काला कैसे हो गया? माँ जी, मेरा रंग बचपन से ही काला है। क्या? लेकिन अभी तक तुम तो गोरी दिखती थी।
ससुर जी, वो सब मेकअप का कमाल था। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। ससुर जी, मैंने अपनी सहेलियों और अपने माँ पिताजी से पहले ही कहा था कि ये सब मत करिए, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी। लेकिन अब मैं आप लोगों को और अंधेरे में नहीं रखना चाहती। तभी नंदिनी सुमित्रा और अखिलेश को पूरे नाटक के बारे में सारी बात विस्तार से बताती है। क्या तुम लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा खेल खेला? तभी सुमित्रा नंदिनी को घसीटते हुए घर से बाहर निकाल देती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माँ, मेरी बात तो सुनिए। तू चुप कर वरुण, इस काली कलोटी ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया है। चल निकल जा मेरे घर से बाहर, और आज के बाद अपनी मनहूस शक्ल लेकर कभी भी यहाँ मत आना। फिर नंदिनी रोते रोते अपने घर आती है और अपने माता पिता को सारी बात बताती है। तभी सोनाक्षी, वर्षा, तानिया भी वहाँ पर आ जाती है और ये सब सुनकर वो सभी बहुत दुखी होती हैं। मैंने तुम सभी से पहले ही कहा था कि ये सब मत करो। किसी के साथ ऐसा करना अच्छी बात नहीं है। नंदिनी, हमारी वजह से तेरे साथ ऐसा हुआ है। अब हम ही सब कुछ ठीक करेंगे। फिर तीनों सुमित्रा के घर आती हैं और उनको सारी बात समझाती हैं। चाची जी, माना कि हमने आपसे झूठ कहा था कि नंदिनी गोरी है, तो क्या काले लोगों की शादी नहीं होती? इसमें नंदिनी बिल्कुल बेकसूर है और इस झूठ के खेल में हमारे साथ वरुण जी भी शामिल थे। उन्होंने ही हमें ये सब कुछ करने को कहा था। क्या वरुण तू? माँ, ये काला रंग गोरा रंग कुछ नहीं होता है। इंसान की अच्छी सीरत मायने रखती है, ना कि उसका रंग। माँ, क्या आपने देखा नहीं कि नंदिनी कितनी संस्कारी है? वो कितने अच्छे से हम सब का ख्याल रख रही थी। एक बहू होने का पूरा फर्ज निभा रही थी। माँ, नंदिनी बहुत अच्छी लड़की है, उसे अपना लो माँ। हाँ चाची जी, हमारी सहेली ने अपनी छोटी सी जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं। वो तो अपनी जान देने जा रही थी, पर आपके बेटे से शादी होने के बाद उसने फिर से जीना सीख लिया था। उसे माफ कर दो चाची जी। हाँ चाची जी, हमारी सहेली दिल की बड़ी साफ है। तीनों हाथ जोड़कर रो रो कर सुमित्रा से विनती करती हैं। सुमित्रा, मान जाओ, तेरा भी तो रंग कितना काला है, फिर भी मैंने तुझसे शादी की थी ना। अगर सोच, मैं भी उस समय तेरे जैसी ही सोच रखता तो आज तो इतने बड़े घर में नहीं रहती। ये काला गोरा कुछ नहीं होता सुमित्रा, नंदिनी बहू बहुत अच्छी है। सबके समझाने और मिन्नत करने पर सुमित्रा नंदिनी को अपने घर ले आती है और नंदिनी के साथ एक हंसता खेलता जीवन गुजारने लगती है।